यह कहानी रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां मोहनलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहनलाल का इस दुनिया में उसकी बेटी राधा के अलावा कोई नहीं था। अभी कुछ ही समय पहले उसकी पत्नी का देहांत हुआ था। मोहनलाल के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह मेहनत करके किसी तरह से अपने और अपने बेटी के लिए जरूरत की सामान का इंतजाम करता था। यह उस समय की बात है जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। गांव में सभी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। फसल बर्बाद होने के कारण मोहनलाल के पास अब कमाई का कोई जरिया नहीं था। उसके पास जो बच्चे कूचे पैसे थे वह भी खत्म हो चुके थे। मोहनलाल के पैसों के परेशानी के कारण उसने कुछ समय से राधा के स्कूल की फीस भी नहीं भरी होती है। इसी चिंता से मोहनलाल घर के बिस्तर पर परेशान होकर बैठा होता है। तभी उससे परेशान देख उसकी बेटी राधा उसके पास आती है। क्या हुआ पिताजी? आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटी, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं पिताजी, कोई परेशानी तो है। मुझे बताइए क्या हुआ है। कुछ नहीं बेटी, बस तुम तो जानती हो कि इस साल सूखा पड़ने के कारण हमारी सारी फसल खराब हो चुकी है और मेरे पास थोड़े बहुत जो पैसे थे वह भी खत्म होने को है। इसीलिए अगली फसल तक घर किस तरह चलाऊं, यह चिंता मुझे खाई जा रही है। पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपकी मदद के लिए मैं भी कोई काम कर लेती हूँ। नहीं बेटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं कुछ करता हूँ। पिताजी, इस मौके पर बोलना सही नहीं है, परंतु स्कूल के हेडमास्टर फीस के लिए बोल रहे थे। हाँ बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं किसी भी तरह कल परसों तक तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगा। फिर वहाँ से राधा अपने कमरे में चली जाती है। राधा को बोल तो दिया है कि कल परसों तक उसकी स्कूल की फीस भर दूंगा, पर मेरे पास तो कल के राशन भर के पैसे नहीं हैं। इसी चिंता से परेशान होकर मोहन अपने घर में टहलने लगता है। टहलते टहलते वह अचानक रुक जाता है। लगता है इस बार मुझे धनीराम सेठ के पास से पैसे सुध पर लेने पड़ेंगे, वरना मैं ना तो घर का खर्च चला पाऊंगा और ना ही राधा की स्कूल की फीस भर पाऊंगा। हाँ, मेरे पास अब बस यही एक जरिया बचा है। कल सुबह ही जाकर सेठ से मिलता हूँ। धनीराम सेठ एक नंबर का लालची और ठग प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो गांव के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें सूद पर पैसे देता है। और जब गांव वाले उसके किसी कारण पैसे नहीं चुका पाते, तो वह उनकी खेती की जमीन और घर उनसे छीन लेता था। अगली सुबह मोहनलाल धनीराम के घर पहुंच जाता है। नमस्ते सेठ जी। हाँ बोलो मोहनलाल, क्या हुआ? आज अचानक मेरे घर कैसे आना हुआ? सेठ जी, आप तो जानते ही हो कि गांव में इस बार सूखा पड़ा है, जिस कारण मेरी पूरी फसल खराब हो चुकी है और खेती के अलावा मेरे पास कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है। और अब ऐसी हालत हो गई है कि मेरे पास घर खर्च चलाने भर के पैसे नहीं हैं। इसीलिए आपके पास आया हूँ ताकि आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो अच्छा होता। मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे चुका दूंगा। देखो भाई मोहनलाल, मैं तुमको पैसे तो दे दूंगा, पर तुम तो जानते ही होगे मेरे बारे में, मैं उसूलों का पक्का हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे मुझे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा घर और खेती की जमीन दोनों अपने नाम कर लूंगा। सेठ से पैसे ले तो लूंगा, पर अगर वह नहीं चुका पाया तो यह सेठ मेरी खेती की जमीन और घर दोनों मुझसे छीन लेगा। पर अगर इनसे पैसे नहीं लूंगा तो राधा की स्कूल की फीस कैसे भरूंगा? क्या हुआ मोहनलाल, तुमने क्या सोचा? तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं चाहिए? सेठ जी, मुझे अभी इन पैसों की बहुत जरूरत है। सेठ उसे पैसे दे देता है। धन्यवाद सेठ जी, मेरे पास पैसे जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपके वैसे वैसे सारे पैसे चुका दूंगा। वो सब तो ठीक है, पर मेरी बातें याद रखना कि अगर तुम पैसे नहीं चुका पाओगे तो मैं तुम्हारा घर और जमीन दोनों तुमसे अपने नाम करवा लूंगा। ठीक है सेठ जी। मोहनलाल फिर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर सबसे पहले वह अपने बेटी राधा को बुलाता है। राधा बेटी, यहाँ आना तो जरा।
पिता की आवाज सुनकर राधा वहाँ आती है। हाँ बोलिए पिताजी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बेटी, वो तुम कल स्कूल की फीस का बोल रही थी ना, वह मैं लेकर आया हूँ। पिताजी, पर कल आप बोल रहे थे कि आपके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, फिर आप ये कहाँ से लाए? बेटी, यह पैसे मैंने धनीराम सेठ के पास से सूद पर लिए हैं। पिताजी, पर वह सेठ तो पैसे देने के नाम पर लोगों की जमीन अपने नाम करवा लेते हैं। हाँ बेटी, पर अभी के लिए हमें उनके अलावा दूसरा कोई और पैसे नहीं दे सकता था, और फिर तुम्हारे स्कूल की फीस भरनी भी तो जरूरी थी, इसीलिए मैं उनके पास से पैसे ले आया। पर पिताजी, हमारे पास एक छोटी सी जमीन है और एक ये घर है। कहीं सेठ ने हमसे यह भी छीन लिया तो हम क्या करेंगे? बेटी, तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने सेठ से तुम्हारे स्कूल के फीस से थोड़े ज्यादा पैसे लिए हैं। उन पैसों से मैं सब्जी मंडी से सब्जियां लाकर बेचना शुरू कर दूंगा, और जैसे जैसे पैसे जमा हो जाएंगे वैसे वैसे सेठ के सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है पिताजी, जैसा आपको सही लगे। अगले दिन से मोहनलाल सब्जी मंडी से सब्जी लाकर गांव के बाजार में बेचना शुरू कर देता है। ताजी ताजी सब्जियां ले लो, एकदम शुद्ध सब्जियां ले लो। आओ सब, और हरी हरी सब्जियां ले जाओ। मोहनलाल के यहाँ कुछ ही देर में ग्राहक आने लगते हैं। धीरे धीरे उसके ठेले की सब्जियां खाली होने लगती हैं। मोहनलाल जब सब्जियां बेच रहा होता है, उसी वक्त वहाँ सोहन बाजार में घूम रहा होता है। सोहन भी मोहनलाल की तरह गांव में किसानी के अलावा कुछ नहीं करता था, पर सोहन के पास मोहनलाल से कई ज्यादा जमीन थी, जिस कारण यदि कोई साल उसकी फसल बर्बाद हो भी जाती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और उसे गांव के और किसानों की जमीन खरीदने की आदत थी। सोहन जब मोहनलाल को सब्जी बेचता देखता है तो वह सोचता है, लगता है इस बार के सुकार ने रामलाल की हिम्मत तोड़ दी है, इसीलिए तो वह खेती छोड़ सब्जी बेच रहा है। यही सही मौका है, एक बार इसकी जमीन खरीदने की बात करके देखता हूँ, शायद वह मुझे बेच दे। फिर क्या था, सोहन तुरंत मोहनलाल के सब्जी के ठेले के पास पहुंच जाता है। अरे मोहनलाल भाई, अब तुम सब्जी बेच रहे हो, क्यों खेती बाड़ी छोड़ दी क्या? क्या सोहन भाई, तुम भी मजाक कर रहे हो? तुम तो जानते हो इस साल के सूखे के कारण मेरी पूरी फसल खराब हो गई है, और अब अगली फसल के मौसम तक किसी न किसी तरह तो घर का खर्च चलाना पड़ेगा। तो लगा लिया सब्जी का ठेला। पर तुम तो कल तक रो रहे थे कि पैसे नहीं है, और अब सब्जी का ठेला लगा लिया, तो ये सब के लिए कहां से पैसे आ गए तुम्हारे पास? नहीं भाई, सच में मेरे पास तो घर के राशन तक के लिए पैसे नहीं थे, और ऊपर से राधा की स्कूल की फीस भी भरनी थी, तो धनीराम सेठ के पास से पैसे सूद पर ले लिया, और राधा की स्कूल की फीस भी भर दी, और कुछ पैसों से सब्जी का ठेला लगा लिया। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इस मोहनलाल ने धनीराम से पैसे सूद पर लिए हैं। अब ये उसके पैसे चुका नहीं पाएगा, और फिर धनीराम इसकी जमीन इससे छीन लेगा, फिर वह जमीन मैं उससे खरीद लूंगा। मोहनलाल की यह बात सुनकर सोहन खुश तो था, पर वह मोहनलाल के सामने दुख जताने की कोशिश करता है। क्या कहा मोहनलाल भाई, तुमने धनीराम के पास से पैसे सूद पर लिए हैं, पर तुम तो जानते हो ना वह कितने ठग प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह तुम्हारी जमीन तुमसे छीन लेगा। हाँ भाई, मैं जानता हूँ, पर वह तो तब होगा ना जब मैं उनके पैसे नहीं दूंगा। मुझे पता है कि अब अगली फसल तक तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने सोचा कि तब तक सब्जी का ठेला लगा लेता हूँ। इससे जो मुनाफा होगा उसमें से कुछ पैसे घर खर्च में काम आए, और कुछ मैं बचा बचा कर सेठ को वापस कर दूंगा। मोहनलाल की यह बातें सुनकर सोहन मन ही मन सोचता है, ये तो सही कह रहा है, इसकी सब्जी की दुकान तो अच्छी चल रही है, और अगर आगे भी ऐसा चलता रहा तो यह बहुत जल्द ही धनीराम के पैसे लौटा देगा, और अगर इसने धनीराम के पैसे लौटा दिए तो फिर मैं इसकी वह जमीन कैसे खरीदूंगा? सोहन थोड़ा परेशान तो हो जाता है, पर वह मोहनलाल के सामने कुछ जाहिर नहीं करता है। हाँ भाई, फिर तो सही है, मैं भी देखता हूँ अगली फसल तक कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। सोहन मोहनलाल के सामने मीठी मीठी बातें करने के बाद वहां से निकल जाता है।
थोड़ी दूर पहुंचकर सोहन मोहनलाल की जमीन हड़पने की नई तरकीब सोचने लगता है। मेरे पास इतना अच्छा मौका था मोहनलाल की जमीन अपने नाम करने का, पर जिस तरह उसकी दुकान चल रही है फिर तो मैं वह जमीन नहीं ले पाऊंगा। एक काम करता हूँ, धनीराम सेठ से मिलकर मोहनलाल की जमीन अपने नाम करने की बात करके आता हूँ। फिर क्या था, सोहन वहां से धनीराम से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाता है। सोहन धनीराम के घर पहुंचते ही उसे सीधे मोहनलाल के बारे में बात करता है। नमस्ते सेठ जी, क्या हाल है? अरे सोहन, तुम यहाँ, और ये मुझे सेठ जी बोलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? मुझे तो लगता है मुझे तुम्हें सेठ बोलना चाहिए। मुझसे ज्यादा जमीन तो तुम्हारे पास होगी। कहाँ धनी भाई, बस गिन चुनकर 5 होंगी। भाई तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे वह मुहावरा याद आ गया। कौन सा मुहावरा भाई? वही बोलते हैं ना, हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग। बस भाई मजाक छोड़ो, मैं तुम्हारे पास एक बहुत जरूरी काम से आया था। मैंने सुना है उस रामलाल ने तुमसे पैसे सूद पर लिए हैं। हाँ भाई, अभी कल ही तो लेकर गया वह मुझसे पैसे। क्यों नहीं देना था क्या? उसे तुमने बताया था ना कि अगर वह तुम्हारे पैसे नहीं लौटा पाएगा तो तुम उसकी जमीन अपने नाम करवा लोगे। हाँ, मैंने उसे पैसे देने से पहले और पैसे देने के बाद अच्छे से समझा दिया था कि अगर उसने मुझे पैसे समय से नहीं लौटाए तो मैं उसकी खेती की जमीन के साथ साथ उसका घर भी अपने नाम कर लूंगा। ये बहुत सही किया तुमने। क्या हुआ सोहन भाई, कहीं तुम्हें उसकी जमीन तो नहीं चाहिए? हाँ भाई, तुम एकदम सही समझे, मुझे उसकी जमीन चाहिए थी। मैंने कई बार उसे वह मुझे बेचने का प्रस्ताव दिया था, पर वह हमेशा मना कर देता था। पर इस बार अच्छा मौका है उसकी जमीन अपने नाम करवाने का। तो अब तो तुम्हें उससे उस जमीन की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसका मालिक बन जाऊंगा। तो फिर सीधा मुझसे बात करो जमीन की। नहीं भाई, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वह तुम्हें अपनी जमीन इतनी आसानी से नहीं देगा, मैं जानता हूं उसे। क्या बात कर रहे हो भाई? इस बार तो सूखा पड़ चुका है और अगली फसल की तैयारी करने में अभी बहुत समय है, तो वह मुझे पैसे कैसे चुका पाएगा? मैंने भी जब सुना कि उसने तुमसे पैसे लिए हैं तो मुझे लगा मैं अब सीधा तुमसे जमीन खरीद लूंगा। पर उसने तुमसे जो पैसे लिए हैं उनसे गांव के बाजार में सब्जी का ठेला लगा लिया है, और मैं खुद देखकर आ रहा हूं वह बहुत अच्छा चल भी रहा है। और अगर इसी तरह उसकी सब्जियां बिकी तो वह कुछ ही दिनों में तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे वापस कर देगा। सोहन की बात सुनकर धनीराम भी थोड़ा चौंक जाता है। क्या कहा सोहन भाई तुमने? अगर ऐसा हुआ फिर तो उसकी जमीन और घर दोनों मेरे हाथ से चले जाएंगे। नहीं भाई, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे और उसका घर भी, पर उसके बदले तुम्हें मुझे उसकी जमीन देनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है भाई, बताओ क्या तरकीब है? भाई कोई बहुत बड़ी तरकीब नहीं है। तुम बस मोहनलाल से अपने पैसों का पूछते रहना, और जैसे ही वह कहे कि 2-3 दिनों में दे दूंगा तो फौरन मुझे बता देना। मैं उसके सारे पैसे चुरा लूंगा तो वह तुम्हें पैसे नहीं दे पाएगा, और अगर वह पैसे नहीं दे पाया तो जमीन और घर तुम्हें देना पड़ेगा, और चुराए हुए पैसे भी मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। इससे तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे भी मिल जाएंगे और घर भी, उसके बदले तुम मुझे उसकी जमीन दे देना। सोहन की तरकीब सुनकर धनीराम सोचता है, सही है, इसमें तो मेरा ही फायदा है। चोरी भी श्याम करेगा और मुझे मेरे पैसे भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ रामलाल का घर भी। मुझे मंजूर है श्याम भाई। मैं थोड़े थोड़े दिनों में मोहनलाल से पैसों के बारे में पूछता रहूंगा, और जैसे लगेगा कि उसके सारे पैसे जमा हो गए मैं फौरन तुम्हें बता दूंगा। फिर क्या था, सोहन वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। अगले दिन धनीराम मोहनलाल से मिलने बाजार जाता है। धनीराम जब मोहनलाल के ठेले के थोड़ी दूरी पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दुकान में बहुत भीड़ लगी थी। इतनी भीड़ को देख धनीराम कहता है, सही कह रहे थे सोहन भाई, इस मोहनलाल की सब्जी की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे में तो वह मेरा सारा पैसा बहुत जल्द लौटा देगा। जैसे ही ठेले से कुछ लोग कम होते हैं, धनीराम मोहनलाल से मिलने पहुंच जाता है। और मोहनलाल,
भाई तुम्हारी सब्जी की दुकान तो बहुत मस्त चल रही है। बस सेठ जी, जो भी कुछ है आपके वजह से है। नहीं मोहनलाल भाई, तुम मुझे क्यों धन्यवाद कर रहे हो? तुम्हें पैसों की जरूरत थी, मैंने दिए बस, और तुम्हारे पास जैसे होंगे तुम तो मुझे वो लौटा ही दोगे ना? हाँ सेठ जी, मेरे पास जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे मैं वैसे वैसे आपके सारे पैसे लौटा जाऊंगा। नहीं मोहनलाल भाई, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम थोड़े थोड़े पैसे मत देना, तुम्हारे पास जैसे ही पूरे पैसे हो जाए तो एक साथ में दे देना। ठीक है सेठ जी, यह भी सही रहेगा। फिर भी कितने दिन लगेंगे तुम्हें पूरे पैसे जमा करने में? सेठ जी, अगर ऊपर वाले की दुआ से सब सही चला तो 1 महीने में आपको आपके पूरे पैसे चुका दूंगा, सूद समेत। फिर तो बहुत सही रहेगा भाई। ठीक है, तो तुम काम करो, मैं चलता हूँ। फिर क्या था, धनीराम वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है और मोहनलाल अपनी दुकान संभालने में व्यस्त हो जाता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। मोहनलाल अपनी दुकान से बहुत मुनाफा कमाता है। धनीराम को कुछ ही दिन हुए थे मोहनलाल से मिलकर, पर श्याम के तरकीब के हिसाब से वह फिर से रामलाल से मिलने पहुंच जाता है। और मोहनलाल भाई, क्या हाल है और दुकान कैसी चल रही है? सब बढ़िया है सेठ जी, और ऊपर वाले की दुआ से दुकान भी बहुत मस्त चल रही है। चलो फिर तो सही है, इसका मतलब तुम बहुत जल्द ही मेरे पैसे लौटा दोगे। आपके पूरे पैसे तो जमा हो गए हैं, बस ब्याज के पैसे बाकी है, वह भी 2-3 दिनों में हो जाएंगे, और पैसे जमा होते ही मैं खुद आकर आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। चलो ये सही समय है, सोहन भाई को बोल देता हूँ ताकि वह इसके यहाँ चोरी कर ले। ठीक है मोहनलाल भाई, तो फिर मैं चलता हूँ, तुम्हारे पास पैसे जमा होते ही घर आकर दे जाना। धनीराम जब मोहनलाल की दुकान से जाता है तो इस बार वह धनीराम को फिर से सोहन के साथ देख लेता है, और दोनों को फिर एक बार साथ देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगता है। ये हर बार जब भी सेठ जी मेरे यहाँ से जाते हैं तो हर बार उनको ये श्याम भाई कहाँ से मिल जाते हैं, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। एक बार इन दोनों का पीछा करके देखता हूँ। फिर क्या था, मोहनलाल भी उन दोनों के पीछे पीछे चला जाता है। मोहनलाल की दुकान से थोड़ी दूरी पर आकर धनीराम और श्याम दोनों रुक जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। उन दोनों से थोड़ी ही दूरी पर छुपकर मोहनलाल दोनों की बातें सुनने लगता है। क्या हुआ धनीराम भाई, और कितने दिन लगने वाले हैं इस मोहनलाल को पैसे जमा करने में? भाई तुम आज रात की तैयारी कर लो मोहनलाल के घर से पैसे चुराने की, क्योंकि उसने रकम जमा कर लिया है, बस ब्याज के पैसे जमा करना बाकी है। क्या कह रहे हो धनीराम भाई, यानी मोहनलाल ने तुमसे जितना लिया था उतना पूरा जमा कर लिया? हाँ भाई, बस ब्याज के पैसे बाकी हैं, पर उसने बोला है कि ब्याज के पैसे जमा करने में 2-3 दिन लगेंगे, फिर कल कैसे मांगने चला जाऊं? तुम कल जाकर उससे पैसे मांगना और बोलना मुझे थोड़ा जरूरी है, मुझे चाहिए तो चाहिए, और मना करने लगे तब 1 दिन का समय दे देना और कहना अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो घर और जमीन मेरे नाम कर दें। 1 दिन में तो वह इतने पैसे जमा नहीं कर पाएगा, और इस तरह वह खुद ब खुद। क्या दिमाग लगाया है तुमने? ठीक है, तो तुम आज रात की तैयारी करो, मैं कल की तैयारी करता हूँ। वही दूर खड़े रामलाल ने दोनों की सारी बातें सुन ली थीं। यह क्या, यह दोनों तो मिलकर मुझसे मेरी मेहनत की कमाई और घर जमीन हड़पने की साजिश कर रहे हैं। मोहनलाल को कुछ नहीं समझ रहा, इसीलिए वह फौरन वहां से अपने घर पहुंच जाता है। रामलाल बहुत गहरी चिंता में अपने घर के बिस्तर पर बैठा होता है। तभी वहां उसकी बेटी मीरा आती है। क्या हुआ पिताजी, आप इतनी चिंता में क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? हाँ बेटी, एक परेशानी तो है। मोहनलाल अपनी बेटी राधा को पूरी बात बता देता है, जो उसने धनीराम सेठ और श्याम को एक दूसरे से कहते हुए सुना था। पिताजी, तो आपने कोई तरकीब सोची है क्या? नहीं बेटी, बस वही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ सूझ ही नहीं रहा है। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब तो है जिससे सेठ भी हैरान रह जाएंगे और श्याम काका भी। बताओ बेटी, क्या तरकीब है?
राधा अपने पिता को सारी तरकीब समझा देती है और राधा की तरकीब सुनकर मोहनलाल उसकी बहुत तारीफ करने लगता है। वाह बेटी, क्या खूब तरकीब लगाई है तुमने। अब देखो कल मैं कैसे दोनों को चौंका देता हूँ। फिर क्या था, मोहनलाल और राधा दोनों अपने तरकीब पर काम करने के बाद खाना वगैरह खाकर सोने चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद जब मोहनलाल अपने कमरे में सो रहा होता है, उसी वक्त श्याम धीरे से उसके कमरे में आकर उसके अलमारी से सारे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह श्याम सारे पैसे लेकर धनीराम के पास पहुंचता है और सारे पैसे धनीराम को दे देता है। धनीराम भाई, अपने तरकीब के हिसाब से मैं सारे पैसे लेकर आ गया हूँ। अब तुम सीधा उस मोहनलाल के पास पहुंच जाओ और अपने पैसे मांगो, और अगर रोने धोने लगे तो 1 दिन का समय दे देना। और याद रहे, उसको यह भी बोल देना कि अगर तुम कल तक पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जमीन और घर अपने नाम कर लूंगा। हाँ भाई, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। मैं अभी जाकर उस मोहनलाल को थोड़ा डरा कर आता और उसको यह बात भी बोल दूंगा। फिर क्या था, धनीराम उसके घर से मोहनलाल के घर के लिए निकल जाता है। यहाँ धनीराम मोहनलाल के घर के लिए निकलता है और वहाँ मोहनलाल के घर पर मोहनलाल और राधा सेठ का इंतजार कर रहे होते हैं। क्या हुआ पिताजी, अब तक सेठ जी आए नहीं? हाँ बेटी, मैं भी तो उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? अगर कोई गड़बड़ हुई होगी तो भी हम उससे निपट लेंगे। हाँ बेटी, बात तो तुम्हारी सही है। अभी मोहनलाल और राधा आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ धनीराम आ जाता है और धनीराम को देखकर राधा अपने कमरे में चली जाती है। अरे सेठ जी, आप यहाँ अचानक क्या हुआ? कोई काम था क्या? नहीं मोहनलाल भाई, मैं तो मेरे पैसे वापस लेने आया हूँ। मुझे थोड़ा जरूरी काम आ गया था तो सोचा तुमसे लेता जाऊं। सेठ जी, पर मैंने कहा था ना कि 1-2 दिन और लग जाएगा मुझे पूरे पैसे देने में। हाँ मुझे पता है, पर मुझे सारे पैसे आज चाहिए। मैंने बताया ना, मुझे थोड़ा जरूरी काम है। सेठ जी, आप जरा यही रुकिए, मैं एक बार देखता हूँ मेरे पास कितने पैसे हुए हैं। अगर पूरे हो गए होंगे तो मैं लेकर आता हूँ। मोहनलाल वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और धनीराम वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद मोहनलाल दौड़ता हुआ अपने कमरे से आता है। सेठ जी, एक समस्या हो गई है। सेठ जी, मैंने सारे पैसे अपने कमरे की अलमारी में रखे थे। लगता है किसी ने सारे पैसे चुरा लिए हैं। क्या कहा मोहनलाल भाई, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ताकि मुझे पैसे ना देने पड़े? नहीं सेठ जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। सच में मैंने सारे पैसे अपने कमरे की अलमारी में रखे थे और मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। आज नहीं तो कल मुझे आपको आपके पैसे तो लौटाने ही पड़ेंगे ना। धनीराम अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है। चलो सही है, सब सोहन भाई के तरकीब के अनुसार हो रहा है। अब इसको थोड़ा और डरा कर कल तक की मोहलत देकर यहाँ से निकलता हूँ। देखो मोहनलाल भाई, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है। मुझे मेरे पैसे चाहिए, और अगर तुम अभी नहीं दे सकते तो मैं कल सुबह आ जाता हूँ। पर कल मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, और अगर तुम कल मुझे मेरे पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें कल तुम्हारा यह घर और तुम्हारा खेत मेरे नाम करना होगा। धनीराम की यह बात सुनते ही दूसरे कमरे से राधा निकल कर आती है। क्या हुआ पिताजी, कहीं आप सेठ जी के पैसे तो नहीं ढूंढ रहे थे अपने कमरे में? हाँ बेटी, मैं वही ढूंढ रहा था अपने कमरे में, पर लगता है रात को किसी ने अलमारी से सारे पैसे चुरा लिए हैं। पिताजी, शायद आपकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, क्योंकि आपने तो सारे पैसे मुझे दिए थे रखने के लिए। ये लीजिए पैसे और दे दीजिए सेठ जी को। अरे हाँ बेटी, मैं तो भूल ही गया था।
अच्छा हुआ तुम आज घर पर ही हो, वरना मैं तो सेठ जी को पैसे दे ही नहीं पाता। यह लीजिए सेठ जी, आपके सारे पैसे ब्याज के साथ है, एक बार गिन लीजिएगा। मोहनलाल धनीराम को उसके पैसे दे देता है। मोहनलाल के पैसे देते ही धनीराम सोचने लगता है, ये कैसे हो गया? मोहनलाल के सारे पैसे तो सोहन भाई ने चुरा कर मुझे लाकर दे दिए थे, तो ये मोहनलाल कहाँ से पैसे लेकर आ गया? क्या हुआ सेठ जी, क्या सोच रहे हो? यही ना कि मैं यह पैसे कहाँ से लेकर आ गया। मोहनलाल की यह बात सुनकर धनीराम चौंक जाता है। सेठ जी चौंकिए मत, मैं सब जानता हूँ। आप और सोहन भाई ने मेरी जमीन हड़पने के लिए क्या क्या तरकीब लगाई है, पर आप लोगों की नसीब फूटी समझिए या मेरी अच्छी किस्मत जो भी हो, मैंने कल आप दोनों की बात सुन ली थी और मेरी बेटी की तरकीब की वजह से रातों रात आप दोनों को चौंकाने का सारा इंतजाम कर लिया था। सेठ जी, सोहन भाई ने जो रुपए आपको लाकर दिए हैं वो सारे नकली हैं। फिर क्या था? धनीराम मोहनलाल से माफी मांगने लगता है। दोस्तों,